हेलो हाय टू एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है केवीएस एनवीएस का टीयर 2 का एग्जाम अभी 29 मार्च को है। मॉर्निंग शिफ्ट में टीजीटी का है, इवनिंग शिफ्ट में पीजीटी का है। एंड अभी आपने देखा ईएमआरएस का टीजीटी पीजीटी का एग्जाम खत्म हुआ, जिसमें आपने सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखा। एंड उन क्वेश्चंस को देखने के बाद काफ़ी लोग पैनिक कर गए, क्या केवीएस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे? क्योंकि जो ईएमआरएस का क्वेश्चन था उसमें सब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन थे थोड़े डिफिकल्ट भी थे, कुछ टॉपिक से ज़्यादा डिफिकल्ट थे, कुछ टॉपिक से फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ टॉपिक को छुआ भी नहीं गया था, बिल्कुल अनटच था। तो कई कैंडिडेट जिन्होंने ईएमआरएस का एग्ज़ाम दिया उनको ये लगा कि कुछ टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए, कुछ से कम आए, एंड जो एक सिलेबस गिवन था, प्रोवाइडेड था, उससे प्रॉपर वैसा नहीं आया पेपर। एंड मैंने भी देखा, क्योंकि मेरा पीजीटी फिजिक्स का है, तो मैंने भी पेपर को देखा, एक बार एनालाइज किया, मुझे भी ठीक लगा। मतलब सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन मुझे लगे कि हाँ ये डिफ़िकल्ट हैं, ठीक ठाक लेवल पे हैं। एमसीक्यू तो मुझे ठीक लगा। एंड अगर आपको जब मैंने टीजीटी मैथ का देखा तो मुझे टीजीटी मैथ के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे। ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा ये। एंड जो मुझे लगा कि मुझे टीजीटी मैथ को थोड़ा सा लगा कि हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा है। लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस ठीक ठाक दिखे मुझे। एंड अभी जब मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो केवीएस का एग्ज़ाम है और जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। आप कभी भी ईएमआरएस के एग्ज़ाम की तुलना केवीएस के एग्ज़ाम से मत करिएगा कि अगर ईएमआरएस ने पैटर्न से मतलब पैटर्न के जैसा नहीं बनाया, कुछ ऐसा है कि कुछ अलग आ गया, कुछ ज़्यादा आ गया, तो वो केवीएस में भी आएगा, ज़रूरी नहीं है। आप एक अच्छी चीज़ की होप कर सकते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए, पैटर्न के लिए ज़रूरी रहेगा और अच्छा भी रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ईएमआरएस की जो एग्ज़ाम्स हैं वो अभी कुछ सालों से शुरू हुए हैं। केवीएस एनवीएस बहुत ही पुरानी संस्था है। केवीएस एनवीएस ईएमआरएस से इन्फ्लुएंस नहीं होगी, इसमें कोई नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ईएमआरएस की अभी नया ईएमआरएस ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू किया है। एंड केवीएस ने कई बार बहुत सालों से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है और वो हर बार पैटर्न चेंज करता है, इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसा कोइंसिडेंट है कि इस बार ईएमआरएस का भी पैटर्न और केवीएस का भी पैटर्न में सब्जेक्टिव इन्वॉल्व हो गया है। एंड क्योंकि अब एनवीएस का भी उसी के साथ है, मतलब सारे टीचिंग में सब्जेक्टिव को इन्वॉल्व कर दिया गया है। इट वॉज नीडेड बिकॉज एक राइटिंग जब हम जाते हैं पढ़ाने के लिए तो हम सबसे पहले बच्चे को लिखना ही सिखाते हैं, तो इसलिए सब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस देते हुए इंक्लूड किया गया। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ईएमआरएस केवीएस से इन्फ्लुएंस्ड है, केवीएस ईएमआरएस से इन्फ्लुएंस्ड है। आप एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रख कर चलिए कि सिलेबस जो एनवीएस ने प्रोवाइड किया है, केवीएस ने, आप उससे स्टिक करके पढ़ा है जो आपने, आप पैनिक बिल्कुल मत करिए। एंड जैसा पेपर ईएमआरएस में अगर आपको डिफ़िकल्ट लगा है तो ये भी बात सच है कि वो पेपर फिर सबके लिए डिफ़िकल्ट है। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में डिफ़िकल्टी, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी डिसाइड नहीं करती कि हम पास होंगे कि नहीं। हमारी तैयारी उस डिफ़िकल्टी लेवल के टूवर्ड्स कैसी है वो डिसाइड करती है। मतलब एक बात समझिए, जैसे कि एक नॉर्मल जो सिलेबस प्रोवाइडेड है हर कोई उसी तरह से पढ़ता है। अगर पेपर डिफ़िकल्ट लगा है तो एक मास लेवल पर सबको डिफ़िकल्ट लगा होगा और उससे फिर कट ऑफ नीचे जाएगी। एंड अगर हमने उसमें अच्छा किया है तो हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। पेपर डिफ़िकल्ट नहीं है तब भी कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी और हमने तब अच्छा पढ़ा है तभी हम कट ऑफ क्लियर करेंगे। तो कट ऑफ हमें क्लियर करना है, ना कि हमें कोई परसेंटेज या मार्क्स लाने हैं। वी हैव टू जस्ट रन फास्ट अदर देन एवरीवन, अदर देन रिलेटिव टू अदर कैंडिडेट्स। तो मतलब आप इस चीज़ को समझिए कि पेपर को आप अपनी तरफ से अच्छा करिएगा, क्योंकि पेपर एक ही सबको मिलेगा और इसमें बिल्कुल परेशान मत होइए। पेपर इजी आएगा तब भी लॉस है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा, पेपर इजी आया, तो वो बच्चे पेपर कर लेंगे जिन्होंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो पेपर बहुत इजी आना भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता है, पेपर बहुत डिफिकल्ट आना भी नहीं होता है, क्योंकि फिर हमारी मेहनत उसमें लगती नहीं है। मॉडरेट लेवल पे पेपर रहता है तभी हमें लगता है कि हाँ हमने जो पढ़ा वो फ्रूटफुल हुआ, या किसी ने थोड़ी तैयारी ज़्यादा अच्छी की थी तो ज़्यादा अच्छा पेपर हुआ। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी बहुत समय तक मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, मेरी तबीयत बिल्कुल मतलब ठीक नहीं थी और मैंने छुट्टी भी ली थी स्कूल से। एंड इसी वजह से मैंने कुछ और वैसे भी मैंने कोई कॉमन सा कोई ऐसी गाइडलाइन की नीड भी नहीं देखी थी, इसलिए मैंने इस पर और वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होने वाला था। मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी, अलग अलग सबके सब्जेक्ट्स हैं। अब हम जैसे कोई भी पर्सन है वो एक ही सब्जेक्ट का हो सकता है, तो एक मैक्सिमम एक सब्जेक्ट को गाइड कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता गाइड। तो और मैं आपको कल से 2-3 दिन से, जब से हमारे पेपर ख़त्म हुआ 2 दिन से, एक पैनिक सिचुएशन थी। एंड जो भी जितनी भी मैंने टेलीग्राम पे चैनल पे लोगों से बात की, तो मुझे ये फील हुआ कि आप लोग को एटलीस्ट ये बताना और थोड़ा सा हमें भी और आपको भी डिस्कस करके मोटिवेट होने की ज़रूरत है कि लास्ट मोमेंट पे कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें हमें डिमोटिवेट कर रही हैं उसको इग्नोर कर देना चाहिए। सबसे फर्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज़, नेवर डिमोटिवेट योरसेल्फ। सेकंड थिंग,
revise whatever you have done, never get underconfident. The third one is always be positive towards paper. You should think that हमने जो पढ़ा है वहीं से आएगा, पेपर में जाने के बाद जो आ गया बात की बात है, हमें पॉजिटिव माइंड से जाना है। चौथी चीज़, सब्जेक्टिव इज़ मोर प्रोफिशिएंट, मोर प्रॉफिटेबल देन एमसीक्यू। सब्जेक्टिव अगर आपने पढ़ा है तो आपको लिखने का मौका देगा। आपने अगर मान लीजिए कोई एक टॉपिक के क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, आपको एग्जैक्ट उसकी यूनिट नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप डेफिनेशन लिखकर और डायग्राम बना भी देंगे, तो वो छोटी सी एक चीज़ आपसे इग्नोर हो जाएगी। लेकिन अगर एमसीक्यू में आपसे यूनिट पूछ लिया, तो अगर आपने यूनिट गलत कर दिया तो उसकी नज़र में आपको वो चीज़ नहीं आती, क्योंकि वो ना आपको डायग्राम बनाने का मौका ना डेफिनेशन लिखने का मौका मिला। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा सब्जेक्टिव आपके लिए उतना प्रॉफिटेबल रहेगा। एमसीक्यू से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हमेशा सब्जेक्टिव होता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। टाइम कम मिला है, इसमें एमसीक्यू बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप मैथ्स क्वेश्चन में जब तक बिल्कुल एकदम कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं था तब तक आपका आंसर नहीं आता है। ऐसे ही फिजिक्स में, ऐसे ही केमिस्ट्री में होता है, ये मैक्सिमम चीज़ें कई सब्जेक्ट्स में ऐसी ही होती हैं। जब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं रहेगा, आपको क्रिस्टल क्लियर ग्राफ नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। एमसीक्यू में वो ग्राफ पूछा जाएगा कोई कंपैरिजन का, तो आपसे गलत होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपका हो सकता है कंसेप्ट उतना अच्छे से एक महीने में बिल्ड ना हुआ। लेकिन अगर आपने थ्योरेटिकली पूछा गया तो आप एटलीस्ट उस ग्राफ के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लिख पाओगे, बना पाओगे। नहीं सही से आ रहा है, जो चीज़ सही से नहीं आ रही उसको बिल्कुल बनाइए, जो एकदम पक्का पता है कि सही है वही बनाइए। और ये सब चीज़ें आपको एसेट देंगी, एच देंगी। सब्जेक्टिव आपके लिए बेनिफिशियल है, आप अगर इसको उस तरीके से यूज़ करेंगे तो यह आपको बोलने का मौका देगा। आपसे कोई येस और नो में आंसर पूछता है तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर कोई एक्सप्लेन करने का मौका देता है तो आपको कंफर्टेबल लगता है। सब्जेक्टिव इज़ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन देन येस और नो, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। इसको अच्छा बनाइए, इससे अच्छा होगा आपका, ये ध्यान में रखिएगा। एंड 40 नंबर का सब्जेक्टिव है, 60 नंबर का एमसीक्यू, ये रेशियो भी ईएमआरएस से अच्छा है, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और जो भी आपने जैसा भी पढ़ा है, जैसी भी आपको अपनी तैयारी लग रही है, उसी तैयारी में ही कॉन्फिडेंट रहिए बस, और अपना अच्छा मूड रखिए, और घर में लोगों से बातचीत करिए, पैनिक मत होइए, थोड़ा बड़ों के आशीर्वाद लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है वो, और मतलब ब्लेसिंग्स लीजिए, छोटों का भी आशीर्वाद लीजिए, सबका लीजिए। ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना पॉजिटिव आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, उतने ही पॉजिटिव तरीके से आप जो भी काम करेंगे उसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पढ़ने के साथ साथ माइंडसेट का, कामनेस का, प्रेशर हैंडल करने का ज़्यादा होता है। वो सब चीज़ें एटलीस्ट अगर आप कर लें तो आप 60% तो काम वैसे ही कर लिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एंड अगर मेरी अभी तो मतलब तबीयत मेरी थोड़ा बहुत आराम है, मुझे ठीक लग रहा है, एंड अगर नीड हुई तो मैं 1-2 दिन में फिर से आपसे मिलूँगी लास्ट मोमेंट पे, एग्ज़ाम के दिन, एक दिन के पहले। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, इंजॉय करिए, प्रेशर मत लीजिए। जो भी आपको परेशान कर रहा है उसको अपनी लाइफ से और 4-5 दिन के लिए तो बिल्कुल हटा दीजिए। 4-5 दिन बिल्कुल मत सुनिए किसी की, एग्ज़ाम देख करने के लिए फिर किसी की सुनिए, वरना कोई क्रिटिसाइज करे, नेवर लिसन। ऑलवेज ओपन योर ईयर्स टू पॉजिटिव थिंग्स, एंड नेगेटिव थिंग्स के लिए बिल्कुल बंद कर लीजिए इसको, बिल्कुल परेशान मत होइए। एग्ज़ाम है, काम माइंड से दीजिए, आधी जीत आपकी वैसी ही हो जाएगी और आधी आपकी पढ़ाई। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।